नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, सामाजिक मुद्दों को लेकर और भी सामाजिक समस्याएं जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार मंगू, जो कि वार्ड 78 से पार्षद हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप अपने क्षेत्र में जो विकास करते हैं और आपकी दिनचर्या किस तरह से शुरू होती है विकास करने में? हमारी दिनचर्या जो है सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 7 बजे हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं। उनकी सबसे पहले अटेंडेंस लगाई जाती है। उसके बाद उनको क्षेत्र में काम के लिए भेजा जाता है। किस जगह पे काम करना है वो एक दिन पहले प्लान कर लिया जाता है कि कल हमने किस जगह काम करना है, तो उस हिसाब से हम सब जगह भेजते हैं उनको, जिससे क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे। और आप कहीं भी मेरे वार्ड में जाके देख सकते हैं, सफाई के मामले में मुझे लगता है 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। अच्छा। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं 7 बजे से दिनचर्या शुरू होती है, आप एक दिन पहले रात को ही प्लानिंग कर लेते हैं कि कहाँ किस तरह से आपको काम करना है, तो सफाई कर्मचारियों का आप कितना ध्यान रखते हैं? सफाई कर्मचारियों का हम जैसे एक परिवार है, इस तरह से हम उनका ध्यान रखते हैं। कोई भी त्योहार होता है तो मैंने अभी जब मैं पार्षद बना हूँ, पहली बार ये शुरू किया गया कि हमने उनके साथ होली का त्योहार भी मनाया, दीपावली भी उनके साथ मनाई, उनको गिफ्ट भी दिए। जो भी त्योहार आता है, मतलब एक परिवार जैसे हम अपने घर में मनाते हैं, ऐसे ही हम उनके साथ मनाते हैं। और कोरोना की वो हमारे कोरोना वॉरियर्स भी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, और कोरोना में काफी उन्होंने अपनी सहयोग दिया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता समिति के जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं वो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो काम किए हैं, जैसे कहीं कोरोना हो रखा है, उन्होंने कूड़ा डाल रखा है, वो भी उन लोगों ने उठाया है। तो सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हीं को होता था, लेकिन उन्होंने जिस हिम्मत के साथ, जिस मेहनत के साथ ये काम किया है, सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स और सफाई के हमारे स्वच्छता प्रहरी जो हैं, ये कोरोना वॉरियर्स हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप किस तरह का मॉडल अपना रहे हैं? विकास का तो देखिए, हमारे नगर निगम में बजट की इतनी बड़ी समस्या है कि हमको साल में 20 लाख रुपए मिलते हैं। 20 लाख रुपए में, और हमारे यहाँ की जनसंख्या लगभग 20,000 है, तो उसका क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे हम डिपेंड होते हैं विधायक पे, और हमारा यहाँ पे जो विधायक हैं वो हमारे अपोजिट पार्टी के विधायक हैं, तो उनसे हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता है। जब हमारे यहाँ विधायक जी थे, हमारे मंत्री दिनेश अग्रवाल जी, ये जो सड़कें हमारे यहाँ डामर होता था, डामरीकरण हर 2 साल में हो जाता था, और दिनेश अग्रवाल जी ने 2016 में हमारे क्षेत्र का डामरीकरण कराया गया था। अब जाके मतलब 6 साल बाद अब डामरीकरण हुआ है, जब इसमें बहुत सारे गड्ढे सड़कों में हो गए हैं। और मैं आपको लेटर्स दिखाऊंगा पीडब्ल्यूडी को, मैंने कितनी बार प्रदर्शन किया, कितनी बार ज्ञापन दिए, जगह जगह गड्ढे भरवाए। मतलब 15 साल 2002-3 में हमारे यहाँ सड़कें बननी शुरू हुई थी, उसके बाद हमने पहली बार अपने यहाँ पैच वर्क कराया है। हमें इतना बुरा हाल इस विधायक जी के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, कोई दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं भी हुई होंगी इसी बीच कि जिस तरह से आपने बताया सड़कों में गड्ढे हुए हैं और परेशानियां भी लोगों को हुई होगी? दुर्घटना उस समय तो हुई थी। अब जो ये सड़क बना दी है इन्होंने, ये जो साइड का लेवल है वो कहीं 6 इंच, कहीं 8 इंच, कहीं 4 इंच ऐसे डाउन है। कोई गलती से स्कूटर वाला नीचे चला जाता है और उसके बाद ऊपर चढ़ता है तो हमेशा स्लिप होकर गिर जाता है। किसी का घुटना टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। 3-4 इंसिडेंट तो मेरे घर के सामने ही हो चुके हैं। जिस तरह से आपने कहा कि अपोजिट पार्टी के जो विधायक हैं वो अभी यहाँ पे कार्यरत हैं एज अ विधायक, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने क्षेत्र में काफी विकास किए हैं, दावे करते हैं वो विकास के। तो क्या आपकी नजर में वो विकास हुआ है कि ये सिर्फ वादे जो किए गए हैं वो खोखले हैं? देखिए, जहाँ पे जरूरत थी, जिन विकास की जरूरत थी, वो विकास नहीं हुआ है, सिर्फ वादे हैं। अभी उन्होंने वादे किए हैं इसमें कि सुभाष नगर में हमने सीवर लाइन की व्यवस्था टर्नर रोड में की है। ये उनका लेटर भी है। धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत टर्नर रोड एवं शिमला बाईपास रोड पर मेहुवाला में सड़क चौड़ीकरण निर्माण के लिए क्रमशः 214 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लेकिन ये हमारे यहाँ कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ टर्नर रोड का। टर्नर रोड की जो सड़क बनाई गई है वो पेयजल निगम द्वारा बनाई गई है, क्योंकि पेयजल निगम ने अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डाली थी तो वो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो पूरी की पूरी सड़क उन्होंने बनाई है
लेकिन श्रेय लेने का काम हमारे विधायक जी करते हैं। अच्छा, तो जो दावे किए गए हैं कि ये काम किया गया है या ये विकास किया गया है, तो कितना हद तक ये सही है, या जो ये विकास है सिर्फ कागजों में हो रहा है? ये फिलहाल तो कागजों में ही है जी, क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि हमारे क्षेत्र में इन्होंने पैसा स्वीकृत कराया है यहाँ पर सीवर लाइन के लिए, और जिसमें कहा गया है कि सीवर लाइन का काम कंप्लीट हो गया है। आप टर्नर रोड से इधर आ जाएं, कहीं पे भी अगर सीवर लाइन आपको दिख जाए, ये विधायक जी के झूठे वादे हैं और झूठे दावे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं, आपके काम करने का जो तरीका है वो किस तरह से अलग है और दूसरे पार्षदों से? आप किस तरह के मॉडल अपनाते हैं, या जो आपके काम करने का तरीका है वो आपको कितना अलग बनाता है दूसरे पार्षद से, अगर हम कंपैरिजन करें तो? देखिए, तुलना करना तो जरा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि अगर मेरे पास अभी कोई कंप्लेंट आती है तो कल निपटाने की कोशिश करता हूँ। मतलब 24 घंटे में उसका निस्तारण हो जाता है लगभग। और कई बार फोन उठाने में दिक्कत होती है कि फोन नहीं उठा पाते हैं, तो मेरा एक पक्का उद्देश्य है कि मैं कॉल बैक हर व्यक्ति को करता हूँ, जिससे कि किसी को ये परेशानी ना हो कि भाई मैंने पार्षद जी को फोन किया था, पार्षद जी ने मेरे कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मेरा सबसे ज्यादा यही रहता है कि लोगों के साथ जुड़ाव रहे, लोगों से कम्युनिकेशन बना रहे, लोगों में ये भ्रांति ना फैले कि हमें पार्षद से मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्थानीय लोगों की, जो उनकी समस्याएं हैं या फरियाद है, आप उनको किस तरीके से सुनते हैं और कितना अब तक आपने उनका समाधान किया है? अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए तो कितने ही लोगों से, अपने स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की है और समाधान कितना किया है? देखिए, समाधान की कोशिश यही होती है कि जैसे कई कॉलोनी है हमारे यहाँ, कॉलोनियों से फोन आता है कि हमें आपसे मिलना है, कि कॉलोनी को समस्या है, तो मैं उनको अपने यहाँ नहीं बुलाता हूँ, मैं खुद उनके यहाँ जाता हूँ और उनके बीच में बैठ के उनकी समस्याओं सुनता हूँ, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे लायक होती है तो मैं 24 घंटे में कोशिश करता हूँ, निबट जाती है। और जो ऊंचे स्तर की होती है या किसी डिपार्टमेंट से संबंधित होती है, उसमें 2-1 दिन का टाइम लग जाता है। अच्छा, अगर हम राजनीति की बात करें मंगू जी, तो आपकी नजर में राजनीति क्या है, और राजनीति जो अभी इस वक्त देश में चल रही है, तो जो माहौल आप देख रहे हैं, राजनीतिक माहौल है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप भी एक राजनेता है, या उसमें बदलाव होने चाहिए? आपको क्या लगता है, ये प्रगतिशील राजनीति है या प्रगतिशील राजनीति आपकी नजर में क्या है? नहीं, प्रगतिशील राजनीति तो यही है कि देश का विकास हो, देश में जो हमारी सुरक्षा है वो मजबूत हो, देश का जो युवा है उसको रोजगार मिले, देश में जो महंगाई चल रही है महंगाई कम हो, गृहिणियों का जितना बुरा हाल है आज आपकी रसोई का, उसको देखते हुए आज इतना बुरा हाल है, महंगाई ऊपर से बेरोजगारी, घर चलाना लोगों को मुश्किल हो गया है। प्रगतिशील तो तब बनेगा जब इन चीजों से उबर पाएगा। इन चीजों को उभारने के लिए सबसे पहले महंगाई पे अंकुश लगाना है और बेरोजगारी दूर करनी है, तब जाके प्रगतिशील राजनीति भी हो पाएगी और हमारा देश भी प्रगति कर पाएगा। आपको लग रहा है इस वक्त प्रगतिशील राजनीति के रास्ते पे है हमारा देश? आपको क्या लग रहा है? नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि प्रगतिशील हो रही, प्रगति तो कहीं हो ही नहीं रही है। जो भी हो रहा है सारा काम प्राइवेटाइजेशन करता जाता है, बैंक प्राइवेट होने जा रहे हैं, रेलवे प्राइवेट करे जा रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए हैं। तो जब सारी चीजें प्राइवेट में चली जाएंगी तो देश का विकास कैसे होगा? विकास तो फिर उन लोगों का होगा ना जो इन पे ठेकेदारी कर रहे हैं। तो देश के विकास के लिए तो जरूरी है कि सरकारी उपक्रम जो है वो बने रहें और उसमें युवाओं को नौकरी दी जाए, जो युवा आए अगर अपनी सोच से इस देश को आगे बढ़ाए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं वोट देने की, तो आजकल की जो जनता है वो पार्टी को देखकर वोट करती है, ना कि प्रत्याशी को देखकर। तो आपको क्या लगता है ये एक बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि लोग पार्टी को देखकर या उसकी मोहर को देखकर वोट करते हैं? अगर वोट करने जाए, प्रत्याशी का नाम तक लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो पार्टी को वोट करते हैं। तो कितनी बड़ी ये समस्या है आपकी नजर में? पहले देखिए, ये ट्रेंड भी 2014 से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले लोग पार्टी भी देखते थे और कैंडिडेट भी देखते थे, काम करने वाले व्यक्ति को ही जिताया जाता था। लेकिन अब व्यक्ति पूजा चल रही है, व्यक्ति को देख के वोट हो रहा है, सिर्फ पार्टी को नहीं देखा जा रहा, व्यक्ति का चेहरा देखा जा रहा है, एक चेहरे के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि वोट चुनाव लड़ने जा रहा है वो भी अपनी बात नहीं करता, वो भी चेहरे की ही बात करता है और चेहरे को देख के ही वोट करने के लिए अपील करता है। अच्छा,
तो एक तरह से ये हम कहेंगे नाइंसाफी है उस प्रत्याशी के लिए जो अच्छा काम कर सकता है अपने क्षेत्र में, तो वो आगे नहीं आ पाता और लोगों तक उसकी बातें नहीं पहुंच पाती। आपको क्या लगता है इसके लिए कोई सोल्यूशन अगर हो तो वो क्या हो सकता है? इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि ये इसमें जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता ये सोचे कि हमारा क्षेत्र का विकास कौन कर पाएगा, हमारे सुख दुख में कौन शामिल हो पाएगा, हम किससे आसानी से मिल सकते हैं जो अपनी समस्या रख सकें। तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपके नजदीक का हो, आपका जांचा परखा हो, जो पहले आपके बीच में काम कर चुका हो। और मान लीजिए कोई नया प्रत्याशी भी आता है तो उसकी बैकग्राउंड होती है कि उसने सामाजिक कार्य क्या किए हैं, वो आपके क्षेत्र में कितना सामाजिक रहा है, वो कितना सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को देख के जनता को वोट करना चाहिए। मंगू जी, अगर आने वाले समय में आप फिर से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं या फिर से आप कोई दावेदारी रखते हैं अपनी, तो आप किन मुद्दों पर बात करेंगे और आपके आने वाले मुद्दे क्या होंगे जिन पे आप फोकस करना चाहेंगे? देखिए, हमारा मेन मुद्दा तो देखिए नगर निगम से जैसे हम पार्षद चुने जाते हैं तो मेन काम होता है अपने वार्ड को स्वच्छ रखना। जैसे पहले हमारा नगर निगम जो है 300 नंबर के से ऊपर होता था। जब हमारा 2020 में सर्वेक्षण हुआ तो 150 के आसपास आ गया। जी। और इस बार 82 पे आ गया है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, युवा लोग राजनीति में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, सफाई व्यवस्था भी अच्छी हो रही है, स्वच्छता भी हो रही है। तो ये सब चीजें मेन होती हैं हमारी नगर निगम के अंदर, स्वच्छता और ये जो लाइट व्यवस्था है, ये सब सुचारू रूप से चलनी चाहिए। हाँ। जिस तरह से आप क्षेत्र संभालते हैं मंगू जी, आपको बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा आपको। आप अपने क्षेत्र के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे कि हाँ, जनता को भी आगे बढ़ चढ़कर आपकी मदद करनी होगी, क्योंकि जनता अगर जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो क्षेत्र, आप भी चाहेंगे तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने प्रदेश की या अपने क्षेत्र की जनता से? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं, अपने घर में कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें रखी जाएं, कूड़ा ना हो, साफ सफाई अच्छी रहे, तो वार्ड को भी एक घर समझें और अपने आसपास जो भी है उसकी सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। जी। अपने आप भी गंदगी ना फैलाएं और औरों को भी ना फैलाने दें। अगर जनता जागरूक होगी तो इसमें हमें बहुत मदद मिलेगी और बहुत अच्छा काम होगा और हमारा वार्ड भी बहुत सुंदर हो जाएगा। मंगू जी, जिस तरह से आज हमने आपसे बात की, आईपा के माध्यम से हम एक मुहिम चला रहे हैं प्रगतिशील राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए देश में, तो आपको ये मुहिम कैसे लगी और आप अपने कोई पर्सनल सुझाव हमें देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? देखिए, ये एक अच्छी मुहिम है, इससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग जब जागरूक होंगे तभी देश का, प्रदेश का या क्षेत्र का अच्छा विकास भी हो पाएगा। जब वो जनता हमारे पास आएगी और आपके ये इंटरव्यू देखेगी या कोई बात करेगी तो उसमें डेवलपमेंट के सुझाव भी देगी, साफ सफाई की कैसे व्यवस्था हो ये भी बताएगी। तो यही है कि अगर आपके पास कोई सुझाव होता है जनता के पास तो आए, हमें बताएं और हम उस पर अमल करें जिससे हमारा क्षेत्र अच्छा हो सके। तो ये थे हमारे साथ रमेश कुमार मंगू जी, जिन्होंने ये साफ कहा है कि जनता भी अगर साथ देगी तभी विकास हो पाएगा और जनता के सुझाव भी मंगू जी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना और बाकी चीज़ें विकास के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।